अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक है, खैरियत से होंगे। अच्छा, कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि एक्रूअल्स एंड प्रीपेमेंट्स के मजीद जो है वो कुछ प्रैक्टिस करवाई जाए। लिहाजा मैं आप लोगों को एक सवाल सॉल्व करवा रहा हूँ, और ये सवाल जो है वो आईकेप के ऑटम 2020 के पास पेपर्स का क्वेश्चन नंबर 3 है। इस क्वेश्चन में आप लोगों की एक्रूअल्स एंड प्रीपेमेंट्स की अच्छी कॉन्सेप्चुअल जो है वो एक प्रैक्टिस हो जाएगी। और आप लोग अगर रजिस्टर्ड स्टूडेंट हो तो ये हैंडआउट भी आपके पोर्टल पर ऑलरेडी अपलोडेड अवेलेबल होगा। देखिए, सवाल का अगर हम नाम पढ़ते हैं तो इस सवाल में लिखा हुआ है हैरत कदा इंटरप्राइजेस एच की के ई। ठीक है, हैरत कदा इंटरप्राइजेस एच के ई acquired a showroom on 1st of November 2017 at an annual rent of rupees 2.4 million। एक कंपनी है और उस कंपनी ने एक शोरूम एक्वायर किया, और वो शोरूम जो एक्वायर किया है वो किया है 1 नवंबर 2017 को। और एग्री ये हुआ कि सालाना जो रेंट होगा वो 2.4 मिलियन होगा। अच्छा जी, इसके बाद लिखा हुआ है द रेंट इज पेबल क्वार्टरली इन एडवांस। रेंट एडवांस में पे होगा और क्वार्टरली होगा। क्वार्टरली का मतलब क्या होता है? क्वार्टरली एक साल के 4 अगर क्वार्टर्स करें तो एक क्वार्टर में 3 महीने आएंगे, यानी कि 3 महीने का रेंट पे होगा, फिर 3 महीने का रेंट पे होगा, फिर 3 महीने का रेंट पे होगा। इस तरह से मामला चल रहे होंगे। अंडर द एग्रीमेंट द रेंट इंक्रीजेस बाय 10% ईच ईयर। हर साल रेंट 10% इंक्रीज करा जाएगा। ठीक है। HKE paid the rent on due dates with the exception of the following instances। अब देखें, HKE जो कंपनी है जिसने जगह रेंट पे ली है वो आम हालात में तो जो ड्यू डेट होती है, यानी कि जो डेट्स डिसाइड करी गई हैं उन डेट्स पर रेंट पे कर देती है। कभी कभार ऐसा होता है कि कोई वन ऑफ सर्कमस्टांसेस होते हैं, इंसान के साथ मसले होते हैं, कंपनी के साथ मसले होते हैं, कुछ चीजें आगे पीछे हो जाती है, कुछ मामलात आगे पीछे हो जाते हैं। तो सवाल लिखते हैं कि दो ऐसी जगहें थी, दो ऐसे वाकयात थे कि जिसमें रेंट जो है ना जब पे करना था तब पे नहीं किया गया। पहला क्या है? वाकया नंबर 1, 6 months रेंट वॉज पेड ऑन 1 May 2019 ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द ओनर ऑफ द शोरूम। शोरूम का जो ओनर है उसने 1 मई वाले दिन रिक्वेस्ट करी कि यार आप अगले 6 महीने का, 3 महीने का तो रेंट देते ही हो ना, आप एक काम करो, 3 के बजाय अगले 6 महीने का रेंट मुझे पहले से ही दे दो, मुझे पैसों की जरूरत है। दूसरी जगह पर रेंट ड्यू फ्रॉम 1 Feb 2020 टिल ईयर एंड वाज नॉट पेड ड्यू टू फाइनेंशियल डिफिकल्टीज। यानी कि 1 फरवरी को जो रेंट ड्यू होने वाला था वो फाइनेंशियल ईयर एंड तक नहीं पे क्या किया, क्योंकि कंपनी के साथ कुछ मसले थे, कंपनी के कैश फ्लोज में मसले थे, कंपनी के पास पैसे कम थे। एच के इज फाइनेंशियल ईयर एंड्स ऑन 30 जून ईच ईयर। ये जो कंपनी है इसका जो फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, कंपनी का जो साल है वो जो खत्म होता है ना, वो 30 जून को खत्म होता है। रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायर्ड प्रिपेयर रेंट एक्सपेंस अकाउंट फॉर द इयर्स एंडेड 30 जून 2018, 19 एंड 20। 6 मार्क्स। कहने को बड़े कम मार्क्स हैं, लग रहा है बड़ा सिंपल सवाल है, लेकिन है हकीकतन बड़ा कॉम्प्लेक्स सवाल है। इतना आसान नहीं है जितना आसान ये सवाल लग रहा है। ये सवाल जितना आसान लग रहा है उससे हकीकतन बहुत ज्यादा मुश्किल सवाल है। तो आपने ये सवाल पहले तो अच्छे से रीड करना है और फिर मेरे साथ साथ सॉल्व करना है। अच्छा, पहले तो हम जो है ना वो ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि पेमेंट्स कब कब हुई होंगी। ठीक है ना, पेमेंट्स कब कब हुई होंगी, ये ऐसे ही मैं रफ वर्किंग आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। देखिए, हमने ये शोरूम किराए पर कब लिया? 1 नवंबर 2017 वाले दिन लिया। ठीक है। 2.4 मिलियन का रेंट था, और एग्री ये वर्क द रेंट इज पेएबल क्वार्टरली इन एडवांस, यानी कि हर क्वार्टर या हर 3 महीने का रेंट उन 3 महीनों के पहले दिन या शुरू में पे किया जाएगा। इसका मतलब हमने पहली बार रेंट पे किया होगा 1 नवंबर 2017 वाले दिन। जरा बात को गौर से समझिएगा। जब हमने जगह किराए पे ली ना तो हमने 1 नवंबर 2017 को जगह किराए पे ली, तो हमने रेंट पे कर दिया। अच्छा, 1 नवंबर 2017 वाले दिन रेंट पे कब का हुआ होगा? 3 महीनों का होता है।
नवंबर के महीने का हुआ, दिसंबर का हुआ एंड जनवरी का हुआ। नवंबर 17, दिसंबर 17 और जनवरी 18 का रेंट पे कर दिया गया। ठीक है, 3 महीने हो गए, बिल्कुल नवंबर दिसंबर जनवरी गुजर गए। अब कौन सी तारीख आ गई? 1 फरवरी आ गई 2018। 1 फरवरी 2018 वाले दिन दूसरी बार रेंट पे हुआ होगा। अब अगेन रेंट पे होता है क्वार्टरली, साल में 12 महीने होते हैं, 12 के अगर 4 हिस्से करो तो एक हिस्सा 3 महीने का, यानी कि एक क्वार्टर 3 महीने का होता है। तो अब रेंट मैंने जो 1 फरवरी को पे किया होगा वो किया होगा फरवरी, मार्च एंड अप्रैल का। ठीक है ना? इसके बाद फरवरी मार्च अप्रैल गुजरा तो 1 मई वाला दिन आ गया, 1 मई 2018। अब 1 मई 2018 वाले दिन जो रेंट पे हुआ होगा वो कब का हुआ होगा? वो पे हुआ होगा मई, जून एंड जुलाई का। हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि पेमेंट किस किस तरह से हुई होगी। ठीक है ना? अब मई जून जुलाई गुजर गया, क्या दिन आ गया? 1 अगस्त का दिन आ गया। सही है, बिल्कुल 1 अगस्त का दिन आ गया। 1 अगस्त 2018 आ गई। 1 अगस्त 2018 को रेंट पे हुआ होगा अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर का। ये जरा आप समझते जाएं कि मैं थोड़ी सी लंबी कर रहा हूं, लेकिन आप लोगों के लिए बेहतरी ही है इसी में। मैं सारी पेमेंट्स की डेट आइडेंटिफाई कर लेता हूँ। फिर 1 नवंबर आ गई, 1 नवंबर 2018। 1 नवंबर 18, 1 नवंबर 18, इसमें रेंट पे हुआ नवंबर का, दिसंबर का, जनवरी का, 3 महीने का होता है। फिर क्या आ गया? फिर आ गया 1 फरवरी 2019। इसमें रेंट कब का पे हुआ? फरवरी मार्च अप्रैल का, है ना? फिर क्या होगा? 1 मई आ गई, 1 मई 2019। अब जरा गौर से देखें सवाल। 1 मई 2019 में क्या हुआ? 1 मई 2019 के बारे में यहाँ पर जरा गौर से अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है 6 months रेंट वॉज पेड ऑन 1 May ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द ओनर। ओनर ने बोला यार मुझे 6 महीने का रेंट दे दो, तुम 3-3 महीने का रेंट देते हो ना, मुझे पैसों की जरूरत है। तो तुम जो 1 मई को मई जून जुलाई का रेंट देते हो ना, तो तुम एक काम करो, मुझे मई का रेंट भी दे दो, जून का भी दे दो, जुलाई का भी दे दो, अगस्त का भी दे दो, सितंबर का भी दे दो एंड अक्टूबर का भी दे दो, मुझे पैसों की जरूरत है। मैं मान लिया, मैंने दे दिया। तो ये पहली चीज जो एक्सेप्शन थी ना वो यहाँ पर हाईलाइट हो गई। इसने एक एक्सेप्शन लिखी हुई थी ना, इससे लिखा हुआ था कि जो आपके पास 1 मई वाला दिन है, 1 मई वाले दिन एक एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन ये है कि 1 मई वाले दिन आपके पास जो है ना वो 6 महीने का रेंट पे होगा। ठीक है? तो मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 6 महीने का आपके पास रेंट जो है वो पे हो गया। डर हो गया ये? सही है। उसके बाद क्या होगा? अब आप अगस्त में तो रेंट पे नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? सर हम करते हैं ना 3-3 महीने में। बेटा अगर हमने मई में 6 महीने का रेंट पे कर दिया, मई जून जुलाई का भी कर दिया, अगस्त सितंबर अक्टूबर का भी कर दिया, तो जाहिर है अगस्त में अब किस बात का रेंट? अगस्त में तो पे नहीं करेंगे। तो अब कौन सा दिन आएगा? अब आ जाएगा 1 नवंबर, 1 नवंबर 2019 का दिन आ जाएगा। तो सर 1 नवंबर 2019 के दिन में हम कितना रेंट पे करेंगे? वही 3-3 महीने का। बस हमने एक बार जो है ऐसा कर लिया कि हमने 6 महीने की रेंट की अमाउंट पे कर दी। तो अगर हम 3 महीने का पे करेंगे तो हम ये पे कर रहे होंगे नवंबर दिसंबर और जनवरी। फिर 3 महीने गुजरेंगे तो क्या आएगा? 1 फरवरी 2020। 1 फरवरी 2020 में क्या होगा? आप जरा देखें यहाँ पर लिखा हुआ है रेंट ड्यू फ्रॉम 1 Feb 2020 टिल ईयर एंड वाज नॉट पेड ड्यू टू फाइनेंशियल डिफिकल्टीज। कंपनी की कुछ फाइनेंशियल डिफिकल्टीज थी, कंपनी के कुछ मसले मसाइल चल रहे थे, लिहाजा ऑल्दो 1 फरवरी 2020 को रेंट पे करना होता है, लेकिन मैंने कोई रेंट पे ही नहीं किया, नो रेंट पेड, कोई पेमेंट ही नहीं हुई। और ये अगर गौर से और देखें तो लिखा हुआ है रेंट ड्यू फ्रॉम 1 February 2020 टिल ईयर एंड वाज नॉट पेड ड्यू टू फाइनेंशियल डिफिकल्टीज। वैसे उसूलन फरवरी में मैं पे करता हूँ, फरवरी मार्च और अप्रैल का, और उसके बाद फिर 1 मई को भी पेमेंट करता हूँ। वैसे उसूलन उसूलन तो मुझे 1 मई को भी पेमेंट करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर भी कोई रेंट पे नहीं हुआ। सर ये कहाँ लिखा है?
देखो उसने आपको ये लिख कर दिया कि 1 फरवरी 2020 के बाद कंपनी का जो ईयर एंड आता है, कंपनी का जो साल खत्म होता है, उस दिन तक कोई भी रेंट पे नहीं किया गया। कंपनी का साल खत्म होता है 30 जून वाले दिन, तो इसका मतलब ये हो गया कि मैंने रेंट ही नहीं पे किया। तो ये आपकी रेंट की पेमेंट्स की एक वर्किंग हो गई कि भाई इस शेड्यूल के हिसाब से जो है ना रेंट की पेमेंट्स हो रही हैं। बात को समझ रहे हो आप लोग? इस शेड्यूल के हिसाब से हम लोग जो है वो रेंटल्स पे कर रहे हैं, इस शेड्यूल के हिसाब से हम लोग रेंट की जो पेमेंट्स हैं वो कर रहे हैं। सिर्फ हमने ये आइडेंटिफाई किया है कि भाई रेंट किस तरह से पे हो रहा होगा। सही है ना? बिल्कुल सर, ये चीज हमें समझ में आ गई कि किस किस दिन रेंट पे होगा। अच्छा, अब दूसरी चीज, हमने जगह किराए पे लिए 1 नवंबर 2017 वाले दिन, और हमसे एग्री ये हुआ है कि साल का रेंट होगा 2.4 मिलियन। और फिर अगेन ये भी एग्री हुआ है कि हर साल रेंट जो है ना वो 10% इंक्रीज होगा, बढ़ता चला जाएगा। इसका मतलब हो गया कि एक और हम वर्किंग करते हैं कि हमारे पास जो एज पर एग्रीमेंट रेंट है वो क्या है। देखिए 1 नवंबर 2017 टू 12 महीने कब पूरे होंगे? नवंबर दिसंबर, 2 महीने में, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर। 1 नवंबर 2017 से 30 अक्टूबर 2017 तक का किराया 2.4 मिलियन, यानी कि 240000 इतना होगा। ठीक है, 2.4 मिलियन का मेरा टोटल जो है ना वो रेंट होगा। 2.4 मिलियन का टोटल रेंट होगा इस साल का। ये जो साल मैंने मेंशन किया है, 1 नवंबर 2017 से 30 अक्टूबर 2017 वाले दिन, पूरे साल का हो गया 2.4 मिलियन। अच्छा, मैंने 1 नवंबर 2017 वाले दिन नवंबर दिसंबर और जनवरी का रेंट पे किया होगा। तो देखें कैलकुलेशन कैसे करता हूं मैं। ये 2.4 मिलियन का पूरे साल का बनता है, पूरा साल यानी कि 12 महीने, 12 से डिवाइड करो और 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 12 से डिवाइड करेंगे 2.4 मिलियन को, तो 1 महीने का रेंट आया। और 3 महीने का जो मैंने 1 नवंबर 2017 को नवंबर दिसंबर और जनवरी का रेंट पे किया होगा, उसके लिए मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, 6 लाख हो गया। इसके बाद 1 फरवरी 2018, 1 फरवरी 2018 में फरवरी मार्च और अप्रैल का रेंट पे हुआ है, तो अगेन इसको 12 से करो डिवाइड, और इसको कर दो 3 से दोबारा से मल्टीप्लाई। तो 2.4 मिलियन को अगर हम 12 से डिवाइड करते हैं तो 2 लाख बनता है, मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, तो फरवरी मार्च और अप्रैल 3 महीने का ये बन जाता है 6 लाख। इसी तरह से फिर मैंने 1 मई 2018 को पेमेंट करी है। 1 मई 2018 को जो पेमेंट करी होगी, 2.4 मिलियन को डिवाइड कर दो 12 से और मल्टीप्लाई कर दो 3 से, है ना? इसी तरह से फिर मैंने 1 अगस्त को, अगस्त सितंबर और अक्टूबर की पेमेंट करी है, तो 2.4 मिलियन को डिवाइड कर दो 12 से और मल्टीप्लाई कर दो 3 से। तो ये देखें ना, 6 लाख 6 लाख 6 लाख 6 लाख, ये मैंने जो पेमेंट्स करी थी, ये टोटल 2.4 मिलियन की अमाउंट बन रही है। फिर हमारे पास 1 नवंबर 2000 और अच्छा सॉरी, 1 नवंबर ये 18 होगा ना, सही है। फिर हमारे पास 1 नवंबर 2018 टू 30 अक्टूबर 2019। अब उसने ये लिखा हुआ था कि मैं रेंट जो है ना वो हर साल 10% इंक्रीज करूंगा। अंडर द एग्रीमेंट द रेंट इंक्रीजेस बाय 10% ईच ईयर। तो रेंट अगर 10% से इंक्रीज होगा तो इसका मतलब ये हो गया कि अब अगले साल का रेंट जो है वो 2.4 मिलियन नहीं होगा, बल्कि वो 1.1 से मल्टीप्लाई कर दो, 10% इंक्रीज कर दो, 2640000 होगा, है ना? अच्छा जी, अब 1 नवंबर 2018 को क्या पेमेंट हुई होगी? ये जो 2640000 है 12 महीने का, 12 से डिवाइड, 3 से मल्टीप्लाई, 660,000 की हुई होगी। अच्छा, 1 फरवरी 2019 को क्या पेमेंट हुई होगी? अगेन 2640000 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 3, 3 महीने की हुई होगी। ठीक है। अच्छा, 1 मई को कितनी पेमेंट हुई होगी? 2640000 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 6। अब मल्टीप्लाइड बाई 6 क्यों? क्योंकि यहां पर लिखा हुआ था कि 1 मई वाले दिन मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 6 महीने की पेमेंट होगी, तो हमने 6 से मल्टीप्लाई किया, 1320000। ठीक है। अब वापस से आ गई 1 नवंबर 2019।
1 नवंबर 2019 टू 30 अक्टूबर 2020, ये जो टाइम पीरियड है इसका रेंट दोबारा से 10% ज्यादा होगा। एग्रीड? दोबारा से 10% ज्यादा होगा तो 2904,000 बनता। अब आप क्या करोगे, आप दोबारा से ये जो अमाउंट है इसको 12 से करोगे डिवाइड और 3 से करोगे मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 नवंबर 2019 को आपने नवंबर, दिसंबर और जनवरी का रेंट पे किया होगा, तो ये 726,000 आता है। और यहाँ आपको पेमेंट करनी चाहिए थी, लेकिन सवाल के डेटा के हिसाब से कोई पेमेंट नहीं हुई। तो पहले तो इन वर्किंग्स को आप जो है ना सोचें, समझें, देखें, नोट करें। मैंने आपके सामने सवाल को खोल कर रख दिया। मैंने पहले ये आइडेंटिफाई किया कि किस महीने, कितने महीनों की, कौन कौन से महीनों की पेमेंट हुई। फिर मैंने सवाल के हिसाब से ये भी कैलकुलेट कर लिया कि कब कब क्या पेमेंट हुई होगी। यहाँ पर क्या है, नो पेमेंट। यहाँ पर क्या है, नो पेमेंट। ठीक है, ये पेमेंट का हिसाब किताब हो गया। अब हम आते हैं एक्सपेंस फॉर द ईयर पर। देखें, हम जब अपने अकाउंट्स बनाते हैं, हम जब अपने अकाउंट्स में एक्सपेंस बुक करते हैं, हम जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, तो हम कंपनी के फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से चलते हैं। हम कंपनी के फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से चलते हैं, ना कि हम ये देखें कि रेंट एग्रीमेंट किस दिन शुरू हुआ था। हमारी कंपनी का फाइनेंशियल ईयर जो है वो 1 जुलाई से 30 जून तक का। पहला फाइनेंशियल ईयर जो होगा, जो हमें देखे रेंट एक्सपेंस का अकाउंट बनाना है फॉर द ईयर्स एंडेड 30 जून 2018, तो ये फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ होगा 1 जुलाई 2017 और एंड हुआ होगा कब? एंड हुआ होगा 30 जून 2018। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह से दूसरा फाइनेंशियल ईयर 1 जुलाई 2018 को शुरू हुआ होगा और खत्म हुआ होगा 30 जून 2019 वाले दिन। तीसरा फाइनेंशियल ईयर 1 जून 2019 को शुरू हुआ होगा और खत्म हुआ होगा 1 जून 2020 वाले दिन। ये 3 फाइनेंशियल ईयर्स हैं जिसकी मुझे अपने वर्किंग करनी है। अब दूसरे एंगल से बात को समझते हैं। देखें, आपने जगह किराए पर कब ली? आपने जगह किराए पे ली 1 नवंबर 2017 वाले दिन, और पहला साल इस जगह का जो था वो 30 अक्टूबर 2018 था, और इस टाइम पीरियड का किराया 2.4 मिलियन था। अब आप इसको देखें, क्या ऊपर वाला और ये वाला कुछ ईयर आपस में मैच कर रहा है? एग्जैक्टली मैच नहीं कर रहा। देखिए, अगर पहली जुलाई से हमारे पास जो है वो ईयर शुरू होता है और हमने जगह 1 नवंबर से ली है, तो ये वाला जो साल होगा ना, जो कि जुलाई 2017 से 30 जून 2018 तक खत्म होता है, इसके लिए हम क्या कहेंगे? इसके लिए हम ये कहेंगे, मैं जरा इसको इधर कर दूं थोड़ा सा ताकि मैं यहीं पर एक्सप्लेन कर सकूं। देखिए, इसके लिए हम ये कहेंगे कि भाई नवंबर 2017, दिसंबर 2017, जनवरी, फरवरी, बल्कि यूं लिख लेते हैं, नवंबर 17, दिसंबर 17, जनवरी 18, फरवरी, या बल्कि एक ही साथ लिख लेते हैं, नवंबर 17 से और 1 नवंबर 17 से, और बेहतर कर देते हैं 30 जून 2018। ये महीने जो है ना, ये जो 6 महीने हैं, 6 नहीं है, 7 महीने, नवंबर, दिसंबर 2, और फिर 8 महीने। ये 8 महीने 1 नवंबर 2017 से लेकर 30 जून 2018 हमारे इस ईयर एंड में फॉल करता है। और ये वो वाला ईयर एंड है जिसमें 1 नवंबर से हमने जगह किराए पे ली, तो 1 नवंबर से लेकर नवंबर का महीना, दिसंबर का महीना, फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून का महीना, 8 महीने। 8 महीने ऐसे हैं कि जिसका किराया जो है ना वो मेरे 1 जुलाई 2017 से 30 जून 2018 के टाइम पीरियड में आना चाहिए। लिहाजा ये 2.4 मिलियन डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 8, 1.6 मिलियन का मेरा जो एक्सपेंस होगा ना, वो 30 जून 2018 वाले साल का एक्सपेंस होगा। देखें, एक्सपेंस एक्रूअल बेसिस पर रिकॉर्ड होता है। एक्रूअल बेसिस का मतलब ये है कि हम ये नहीं देखते कि आपने पेमेंट कितनी करी थी, हम ये देखते हैं कि आपने उस जगह को कितना यूटिलाइज किया था।
भाई मैंने नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून 8 महीने जगह को यूटिलाइज करा, तो 8 महीने का जो अमाउंट होगा वो इस साल की बुक्स में रिकॉर्ड होगा। अच्छा जी, अब आ गया 1 जुलाई 2018। अब देखें 1 जुलाई 2018 से 30 जून 2019 तक का किराया जो है ना वो मुझे यहाँ पर शामिल करना है। लेकिन मेरा किराया तो हर बार अक्टूबर में रिवाइज हो जाता है। तो पता है क्या होगा, अगर मैं इसको लेट से बोल दूं रेंटल एग्रीमेंट ए, इसको बोल दूं रेंटल एग्रीमेंट बी, इसको बोल दूं रेंटल एग्रीमेंट सी, यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर रेंटल एग्रीमेंट ए के 8 महीने, यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर रेंटल एग्रीमेंट ए के 8 महीने शामिल है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जून 30 जून 2018 तक। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर रेंटल एग्रीमेंट ए के 4 महीने। क्यों सर? देखो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 महीने बनते हैं। वो 4 महीने पहले रेंटल एग्रीमेंट में फॉल करते हैं, और बाकी 8 महीने रेंटल एग्रीमेंट बी के। कौन कौन से? नवंबर 18, दिसंबर 18, जनवरी 19, फरवरी 19, मार्च 19, अप्रैल 19, मई 19 और जून 19। तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि भाई ये 2.4 मिलियन 12 महीने का है, 12 से डिवाइड, और इसका चौथाई हिस्सा या 4 हिस्से दूसरे साल में जाने चाहिए। शुरू के 8 हिस्से ऊपर गए, प्लस ये जो आपने पे किया है ये भी 12 महीने का, और इसके पहले 8 हिस्से जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, सॉरी, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये 8 हिस्से इधर आएंगे। बात समझ में आ रही है? अच्छा, फिर क्या होगा, फिर अगला ईयर एंड हमारा 1 जुलाई 2019 से 30 जून 2020 तक जाता है, और इसमें आपके पास एग्रीमेंट बी के 4 महीने आ जाएंगे। कौन से? जून 19, जून 19, जुलाई 19, सॉरी 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 सॉरी, जुलाई 19, एक मिनट वापस से रिपीट करता हूं, जुलाई 19, अगस्त 19, सितंबर 19, अक्टूबर 19। आई रिपीट, जुलाई 19, अगस्त 19, सितंबर 19 और अक्टूबर 19, ये 4 महीने। और बाकी नए एग्रीमेंट के हिसाब से, नए एग्रीमेंट के पहले 8 महीने, है ना, क्योंकि 1 नवंबर 2019 से लेकर 30 जून 2019 भी यहाँ पर फॉल करता है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस वाली अमाउंट को 12 से डिवाइड करेंगे, और इसके ले लेंगे 4 हिस्से, और जो दूसरी वाली अमाउंट है इसके भी करेंगे 12 हिस्से, क्योंकि ये पूरे साल का है, और इसके ले लेंगे पहले 8 हिस्से जो इस साल में फॉल करेंगे। तो ये 2816,000 बनेगा। सही है? देखिए मैंने आपको कुछ चीजें समझाई हैं एक्रूअल्स और प्रीपेमेंट्स के हवाले से, और इससे बहुत आपको फायदा होगा। आप इसी तरह की वर्किंग और इस सवाल को अच्छे से करिएगा। अब हमें तो रेंट एक्सपेंस के अकाउंट्स बनाने थे ना, आइए देखते हैं कि अकाउंट्स कैसे बनते हैं। हम रेंट एक्सपेंस का सबसे पहले अकाउंट बना लेते हैं साल 2018 का। ठीक है जी, रेंट एक्सपेंस अकाउंट साल 2018। अच्छा जी, देखें साल 2018 का मतलब क्या है, ये समझिएगा, ये वो साल है जो 1 जुलाई 2017 को शुरू हुआ और 30 जून 2018 में खत्म हुआ। सही है ना, ये वो साल है जो 1 जुलाई 2017 को शुरू, जून को शुरू हुआ और 2018 की 30 जून को खत्म हुआ। इसके बीच में मैंने एक ये पेमेंट करी, ये डेट जो आती है 1 नवंबर वाली, वो इस टाइम पीरियड के बीच आती है, एक पेमेंट। ये तीन ऐसी पेमेंट्स हैं, ये तीन ऐसी पेमेंट्स हैं, ये तीन ऐसी पेमेंट्स हैं, ये तीन ऐसी पेमेंट्स हैं जो 1 जून 2017 और 30 जून 2018 के बीच में आती हैं। जब मैं कभी भी पेमेंट करता हूं, तो मैं अपनी जो एंट्री पास करता हूं, वो एंट्री पास करता हूं रेंट का अकाउंट डेबिट और बैंक का अकाउंट
क्रेडिट, बैंक से पैसे जा रहे होते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 1 नवंबर 2017, ठीक है, 1 फरवरी 2017, 1 मई 2018, सॉरी ये 18, सही है जी। और यहाँ पर हम लिख देते हैं बैंक, 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 और अमाउंट तो हमें पता है, अमाउंट जो है वो कितनी है, 6 लाख, ठीक है। फिर वापस से 6 लाख पे किए, फिर वापस से 6 लाख पे किए, ठीक है ना। ये हमने टोटल 1.8 मिलियन पे कर दिए। डन हो गया, ठीक है जी। तो जब आप रेंट की पेमेंट करते हो तो रेंट अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट। अच्छा, अब जरा गौर से सुनिएगा, हमने यहाँ पर एक्सपेंस फॉर द ईयर यानी कि पीएनएल में कितना जाएगा, पीएनएल में 1.6 मिलियन जाएगा। क्यों 1.6 मिलियन जाएगा, इसलिए क्योंकि 1 नवंबर 2017 से लेकर 30 जून 2018 तक का 8 महीने का अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाना चाहिए, ठीक है। तो जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अमाउंट जाता है तो पीएनएल डेबिट हो जाता है, और जो रेंट का अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाता है। तो यहाँ पर हमने जो है ना वो 30 जून साल के आखिरी दिन एंट्री पास करी होगी, पीएनएल डेबिट और रेंट का अकाउंट क्रेडिट। पीएनएल डेबिट का मतलब ये कि मैं इसको एज ए एक्सपेंस बुक कर रहा हूँ, ठीक है जी। अच्छा जी, तो ये अमाउंट आ जाएगा कितना, 1.6 मिलियन। डन हो गया। अच्छा सर, हमने पे तो 18 लाख किए हैं, 18 लाख में से 16 लाख पीएनएल में गए, तो हमने ज्यादा पे किए थे। हाँ, इस साल हमने ज्यादा पे किए थे। अगर आपने ज्यादा पे किए थे, आपने 18 लाख की पेमेंट करी हुई है और 16 लाख का खर्चा था, तो 2 लाख रुपए आपका प्रीपेड है। और प्रीपेड जो है वो यहाँ पर आता है। आप खुद ही अकाउंट को बैलेंस कर ले, बैलेंसिंग तो आप जानते हैं ना, दोनों साइड्स पे 1.8 मिलियन आना चाहिए। उसमें से आप ऊपर वाली वैल्यू जो है वो छोटी वाली वैल्यू माइनस करते हैं बैलेंसिंग के लिए, तो 2 लाख। समझ रहे हो, ये 2 लाख आपका प्रीपेड है, प्रीपेड है। सर इसको दूसरे किसी एंगल से समझा सकते हैं, हाँ समझा सकता हूँ, गौर से सुनना। 1 नवंबर 2017 को जो पेमेंट करी वो नवंबर, दिसंबर, जनवरी की थी, 6 लाख रुपए। नवंबर, दिसंबर, जनवरी इस साल में फॉल करते हैं। 1 फरवरी को जो पेमेंट करी वो फरवरी, मार्च, अप्रैल की थी, 6 लाख रुपए, ये भी इसी साल में फॉल करते हैं। 1 मई को जो पेमेंट करी वो थी मई, जून एंड जुलाई की पेमेंट, ये भी 6 लाख रुपए थी। लेकिन हमारा ईयर एंड कब है, 30 जून। तो इसका मतलब ये जो 6 लाख पे करे, ये मई के हैं, ये जून के हैं, और ये जुलाई 2018 के भी हैं, जुलाई 2018 के भी हैं। तो इसका मतलब अगले साल के अगर मैंने पैसे अभी से कर लिए पे, तो ये मेरा प्रीपेड होगा, प्रीपेड कैरिड डाउन, ठीक है, ये मेरा प्रीपेड होगा, प्रीपेड होगा। या आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे मैंने अभी आपको बताया है, एक वर्किंग में कर दूं। देखिए आपने मई में, मई 1 मई को आपने 6 लाख पे करे, वो थे 3 महीने के। मई और जून का महीना तो इसी साल में आता है, लेकिन जो अगला जुलाई का महीना है वो इस साल में नहीं आता। तो 6 लाख डिवाइडेड बाई 3 इंटू 1 करोगे तो भी यही 2 लाख रुपए ही बन रहा होगा, ठीक है जनाब। अगला टी अकाउंट जो हमें बनाना है वो 2019 का बनाना है। 2019 का टी अकाउंट बना लेते हैं, मसला ही नहीं है कोई। ये हमने टी अकाउंट बनाया, ये एक्सेल की फाइल आप लोग मांग लीजिएगा मुझसे, मैं ग्रुप पे भेज दूंगा, ठीक है। और यहाँ पर हमने लिख दिया रेंट एक्सपेंस 2019, और यहाँ पर हमने लिख दिया 1 जुलाई 2018 से 30 जून 2019। 1 जुलाई 2018 वाले दिन एक प्रीपेड बैलेंस ऊपर से आ रहा है, और वो 2 लाख रुपए का, ठीक है जनाब। ये तो एज इट इज आएगा ना, कैरी डाउन नहीं, अब इसका नाम होगा ब्रॉड डाउन, प्रीपेड ब्रॉड डाउन, सही है, 2 लाख रुपए। अच्छा, अब इस टाइम पीरियड के बीच में क्या क्या पेमेंट्स हुई हैं।
फर्स्ट अगस्त इसी के बीच में आता है, फर्स्ट नवंबर भी आता है, फर्स्ट में भी फेब भी आता है, फर्स्ट में भी आता है ना। ये वाली पेमेंट्स जो है ना, ये वाली जो पेमेंट्स है, मैं इसको मैच कर देता हूँ कलर्स। ग्रीन वाली पेमेंट्स ये थी, अब हम जो कर रहे हैं वो येलो वाली पेमेंट्स है। देखें ये सारी पेमेंट्स फर्स्ट जून 2018 और सॉरी 1 जुलाई, पेमेंट शुरू कब होगा, 1 जुलाई को होगा ना यार, 1 जुलाई, यहाँ पे भी 1 जुलाई। ये येलो वाली जितनी भी पेमेंट्स है, ये सारी पेमेंट्स इसी साल के बीच हुई है ना, 1 अगस्त, 1 नवंबर, 1 फरवरी, 1 मई। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये आपकी जो पेमेंट हुई थी 1 अगस्त वाले दिन, बैंक से पेमेंट करते हो तो रेंट का अकाउंट डेबिट, बैंक का अकाउंट क्रेडिट, वो ये 1 अगस्त की पेमेंट है। फिर आपने पेमेंट करी 1 नवंबर वाले दिन, वो भी आपने कर दी बैंक से, और उसकी अमाउंट भी 1 नवंबर वाले दिन जो पेमेंट करी 660,000। फिर आपने पेमेंट करी 1 फरवरी को, ये सारी वर्किंग आपने कॉपी करी भी होगी, मैं एज्यूम कर रहा हूँ आपने पॉज कर कॉपी कर ली होगी, ये भी 660,000 है। फिर आपने पेमेंट करी होगी 1 मई वाले दिन, 1 मई वाले दिन भी जो आपने पेमेंट करी वो 1320000, सही है ना, ये सारी पेमेंट चाहिए, ठीक है जनाब। अच्छा, एक्सपेंस फॉर द ईयर कितना है, एक्सपेंस फॉर द ईयर कितना है, एक्सपेंस फॉर द ईयर भी आपने कैलकुलेट किया हुआ है, जो पीएनएल में जाएगा, जितना एक्सपेंस होता है उससे पीएनएल डेबिट और रेंट का अकाउंट क्रेडिट होता है, वो ये रहा 2560000 है ना, 2560000 का रेंट एक्सपेंस है। अब आप वापस से इस अकाउंट को बैलेंस करें, और इसका बैलेंसिंग फिगर कितना आता है, इसका 30 जून 2019 का वापस से प्रीपेड आ रहा है, प्रीपेड कैरिड डाउन आ रहा है, ठीक है। और प्रीपेड कैरिड डाउन कितना आ रहा है, ये आ रहा है 880,000, ठीक है। सर क्या ये 880,000 ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे, क्या किसी और तरह से कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्या हमें यही करना होगा कि प्रीपेड और बैंक का टोटल जो है उसमें से एक्सपेंस फॉर द ईयर हटा दिया, जितना एक्स्ट्रा पे किया वो अगले साल का पे किया, यानी कि प्रीपेड है। नहीं, दूसरी तरह से भी कर सकते हैं, कैसे, ऐसे कर सकते हैं कि देखें 1 मई वाले दिन, गौर से सुनिएगा, 1 मई वाले दिन आपने जो पेमेंट करी वो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, 6 महीने की करी ना, 1320000। ये जो पेमेंट है ये 6 महीने की है, ठीक है ना, 1320000 डिवाइडेड बाई 6, 1 महीने की आ गई। अच्छा, मई में जो हमने पेमेंट करी है 1 मई को, वो मई की करी है, जून की करी है, ये दोनों तो इसी साल में फॉल करते हैं, लेकिन जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर इस साल में फॉल नहीं करते। इसका मतलब ये हो गया कि जो मैंने जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर की पेमेंट करी है वो अगले सालों की एक्स्ट्रा पेमेंट कर दी है, मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो, चेक करो कैलकुलेट कर 1320000 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 4, इस हिसाब से भी 8,80,000 आएगा, क्योंकि आपने देखे ना मई में जो पेमेंट करी वो अगले साल के जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर की भी कर दी है। बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। तो ये 880,000 जो है वो आपका प्रीपेड आ रहा है। अगले साल का टी अकाउंट बना लेते हैं, ये हमने दोबारा से लाइन बना दी। ये एक्सेल की फाइल जितने इनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं वो मुझसे मांग लीजिएगा, ये हमने यहाँ से इसको इधर छापा, और ये हो गया हमारा 1 जुलाई 2019 टू 30 जून 2020, ठीक है जी। और ये जो है 2019 से ही अब 2020 का अकाउंट बना रहे हैं। अच्छा, जितना पिछला प्रीपेड होता है 1 जुलाई 2019 वाले दिन प्रीपेड ब्रॉड डाउन 8,80,000, ये एक चीज हो गई, सही है। फिर आप देखिए कि इस साल में आपने क्या क्या पेमेंट्स करी इस साल में, तो अच्छा इसको येलो से शेड कर दूं ना, जो ऊपर मैं हाईलाइट करता हुआ आ रहा हूँ। अच्छा, इस साल की पेमेंट्स क्या है, इस साल फरवरी में तो पेमेंट ही नहीं करी, मई में तो पेमेंट ही नहीं करी, सिर्फ नवंबर में पेमेंट करी है, सिर्फ और सिर्फ नवंबर में पेमेंट करी है, और वो नवंबर की पेमेंट है 726,000 की, ठीक है। जो आप पेमेंट करते हो रेंट डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट,
तो आपने 1 नवंबर 2019 को पेमेंट करी, बैंक से पेमेंट करी, और जो अमाउंट है वो है 726,000। सही है जी। अच्छा, एक्सपेंस फॉर द ईयर कितना था? भाई आपका इस साल का खर्चा 2816000 था। 2816000, ये जो पहले मैंने एक्सप्लेन किया है। एक्सपेंस फॉर द ईयर की एंट्री होती है P&L डेबिट और रेंट अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 30 जून 2020। P&L वाली एंट्री जो है वो कितनी है? P&L वाली जो एंट्री होगी वो आपकी है 2816000। ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं, सिर्फ मैंने यहाँ पे पेस्ट किया है। अब जनाब हुआ क्या, 880,000 पहले से पे करे हुए थे इस साल के, 726,000 इस साल मजीद पे करे, यानी कि टोटल 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 मैंने 160,600 की पेमेंट करी है। हालांकि 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 इस साल का खर्चा कितना था? 2816000। इसका मतलब ये हो गया कि इतना खर्चा बना, इसमें से, इस खर्चे में से 880,000 तो पिछले साल ही पे कर दिए थे, 726,000 इस साल पे करे, फिर भी 1210000 अभी तक पे नहीं करे। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये मेरा एक्रूड कैरेट डाउन होगा, यानी कि अनपेड अमाउंट है ना ये। भाई ये तो पे करना पड़ेगा ना आने वाले सालों में, और ये 30 जून 2020 है। ठीक है, अगर एक्रूड 1210000 का आ रहा है, समझ रहे हैं इस बात को आप लोग? ठीक है। अच्छा, एक्रूड यहाँ पर कैसे निकाला? मैंने बोला यार इतना खर्चा है, ये हम कैलकुलेट कर चुके थे। उसमें से मैंने क्या किया कि जो पिछले साल पे कर दिया था वो हटा दिया, वो तो अब नहीं पे करना। जो इस साल पे किया वो भी हटा दिया। बकाया जो बच गया वो तो कभी ना कभी पे करना है, और एक्रूड मेरा लायबिलिटी होती है, एक्रूड मेरी लायबिलिटी होती है। अगेन सर, क्या हम इसको किसी और तरीके से कैलकुलेट नहीं कर सकते? कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं सर, बताएं जरा। अब देखें, आपने 1 नवंबर को जो पेमेंट करी थी ना, वो नवंबर की थी, दिसंबर की थी, जनवरी की थी। हालांकि आपका ईयर एंड कब का होता है? आपका ईयर एंड 30 जून को होता है। इसका मतलब आप ये आइडेंटिफाई करें कि आपने कब कब की पेमेंट नहीं करी। सर इस सिनेरियो के हिसाब से तो मैंने फरवरी की पेमेंट नहीं करी, मार्च की पेमेंट नहीं करी, अप्रैल की पेमेंट नहीं करी, मई की पेमेंट नहीं करी, जून की पेमेंट नहीं करी। ऐसा ही है ना? फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून की भी पेमेंट करनी चाहिए थी ना? बिल्कुल करनी चाहिए थी। इन 4 महीनों की पेमेंट नहीं करी है मैंने, नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक की पेमेंट कर दी, वो ये रही। ठीक है, फरवरी, मार्च, अप्रैल में इनकी पेमेंट, मई जून की जो पेमेंट है ये मुझे नजर नहीं आती, ये शायद मैंने जो है वो पेमेंट नहीं करी है। अच्छा सर, इससे पिछले महीने जो है अगर हम देखें तो देखें, जून जून की भी जुलाई की भी कर चुके हैं, अगस्त की भी कर चुके हैं, सितंबर की भी कर चुके हैं, अक्टूबर की भी कर चुके हैं। सर ये कब करी थी? ये तो पिछले साल ही कर दी थी। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इस साल के महीने जिसकी भी पेमेंट पिछले साल हो गई थी। इस साल मैंने जो पेमेंट करी वो नवंबर, दिसंबर, जनवरी की कर दी, यानी कि फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इन 4 महीनों की पेमेंट जो है वो बाकी थी। अब एक महीने की पेमेंट बनती कितनी थी? एक महीने की पेमेंट 2904000 डिवाइडेड बाय 12, एक महीने की पेमेंट बनती थी 242,000, है ना? एक महीने की पेमेंट जो है वो 242,000 बनती थी। और अगर 4 महीनों की पेंडिंग है तो कोई मैं गलती कर रहा हूँ, 1 मिनट, 1 मिनट, इसको देखते हैं, रुके। 2816000 की कैलकुलेशन है, 2281600 की कैलकुलेशन है। अच्छा, इसको देखना पड़ेगा थोड़ा सा, 1 मिनट देख लेते हैं, कोई मसला नहीं है। एक रूट आ रहा है आपका 1210000। अच्छा जी। हाँ, ये तो सॉरी, रेंटल एग्रीमेंट के हिसाब से है ना, ये तो अक्टूबर तक चल रहा है। एक काम करते हैं ना, ये 726,000 की जो आपने पेमेंट करी है, ये जो 726,000 की आपने जो पेमेंट करी है, ये आपने करी है 3 महीनों की, करेक्ट? अच्छा, दोनों से ही हो जाएगा कैलकुलेट, मैंने शायद जो है ना कैलकुलेशन में एक मसला किया था जो मुझे समझ आ गया। एनीवेज, देखिए मैं दो तरीके बताता हूँ। 1 नवंबर को आपने जो पेमेंट करी है वो नवंबर, दिसंबर, जनवरी की करी है, 726,000, बिल्कुल 3 महीने की करी है। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो ये पता चल जाएगा 1 महीने की कितनी है। पेंडिंग क्या है? फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 5 महीने। 5 महीनों की 1210000 पेंडिंग है। ये देखें मैच कर रहा। सर दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये कि रेंटल एग्रीमेंट में कितनी लिखी थी?
2904,000 लिखी थी 12 महीने की, 12 से डिवाइड किया 1 महीने की आए और 5 से मल्टीप्लाई किया, मैंने शायद पहले 4 से मल्टीप्लाई कर दिया था, तो भी आ रहा है 1210,000 जो पेंडिंग है। अब मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट होगी कि इस सवाल को जो है ना आप 2 बार 3 बार 10 बार देखें और 4-4 मिनट 5-5 मिनट देखें कॉपी करें, 4 मिनट 5 मिनट देखें कॉपी करें, 4 मिनट 5 मिनट देखें कॉपी करें। बड़ा अच्छा सवाल है, आप अपने कॉन्सेप्ट से बहुत अच्छे बना सकते हो, इसमें बहुत सारी चीजें टेस्ट होंगी। थैंक यू सो मच। मैं मजीद पास पेपर्स भी अपलोड करूंगा। अल्लाह हाफिज।